प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे प्रस्तावना के बारे में। प्रत्येक संविधान के मौलिक उद्देश्य और लक्ष्य होते हैं। इन उद्देश्यों तथा लक्ष्यों को प्राय संविधान की प्रस्तावना के रूप में व्यक्त किया जाता है। प्रस्तावना के 3 मुख्य प्रयोजन होते हैं। प्रथम उसमें यह है कि ये व्यक्त करता है कि संविधान निर्माताओं के विचार और उद्देश्य क्या हैं, मतलब वो किस तरीके का संविधान निर्माण करना चाहते हैं। दूसरा ये होता है कि इन विचारों और उद्देश्यों को संविधान में वो कहाँ तक स्थान देना चाहते हैं, कि मतलब जो उनके उद्देश्य हैं वो संविधान में उनके लिए वो क्या व्यवस्थाएं करना चाहते हैं, ये भी प्रस्तावना के द्वारा ही स्पष्ट किया जाता है। तीसरा ये है कि यद्यपि वैधानिक दृष्टिकोण से प्रस्तावना का महत्व सीमित है, फिर भी कभी कभी संविधान के अस्पष्ट उपबंधों को स्पष्ट करने के लिए उसकी सहायता ली जाती है। कि कई बार जब जो संविधान के अंदर बहुत सारी चीज़ें उपबंध होते हैं, उनमें जब अस्पष्टता आ जाती है या उनको समझने में दिक्कत आती है, तो हम प्रस्तावना की सहायता लेते हैं। इसीलिए जस्टिस महाजन ने कहा था, यह प्रस्तावना घोषणा हमारे संविधान को उत्कृष्ट रूप प्रदान करती है। प्रस्तावना संविधान के दर्पण के रूप में कार्य करती है। इसीलिए श्री के.एम. मुंशी ने कहा है कि जो संविधान है वो एक तरीके से संविधान सभा एक तरीके से संविधान की राजनीतिक कुंडली है। उसको राजनीतिक कुंडली कहा गया है। उसी से एक तरीके से संविधान के बारे में पता चलता है। जिस तरीके से कुंडली के द्वारा एक व्यक्ति के जीवन के बारे में पता चलता है, वैसे ही जो संविधान सभा है वो क्या है, संविधान की कुंडली है, राजनीतिक कुंडली है उसकी संविधान सभा। हमारे जो संविधान की जो प्रस्तावना है उसकी जो सर्वश्रेष्ठ प्रशंसा जो की गई है वो बारकर के द्वारा की गई है। उनके द्वारा कहा गया है कि जब मैं इसे पढ़ता हूँ तो मुझे लगता है कि इस पुस्तक का अधिकांश तर्क संक्षिप्त में वर्णित है, अतः इसे इसकी कुंजी कहा जा सकता है। मतलब एक तरीके से जो संविधान सभा है वो संविधान की कुंजी है। अब हम पढ़ेंगे कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अंदर क्या कहा गया है। भारत के संविधान के प्रारंभ में प्रस्तावना के रूप में निम्नलिखित शब्द लिखे गए हैं। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास व धर्म उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए उन सब में व्यक्ति और राष्ट्र की एकता, अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और अर्पित
करते हैं। मतलब एक तरीके से जो प्रस्तावना है उसमें एक तरीके संविधान का जो सार है वो उसमें लिया गया है कि किस तरीके से हम अपने राष्ट्र को लोकतांत्रिक संप्रभु राष्ट्र बनाना चाहते हैं, जिसमें सभी नागरिकों को किस तरीके से अधिकार, स्वतंत्रताएं और समानता देना चाहते हैं, अपने राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखना चाहते हैं, हम धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की स्थापना किस तरीके से समाजवादी राष्ट्र की स्थापना करना चाहते हैं। तो सारे उद्देश्यों को एक तरीके से प्रस्तावना के अंदर समेटा गया है। एक तरीके से वो संविधान की समरी है जिसमें हम हमारे संविधान को समझ सकते हैं कि उसमें हम क्या करना चाह रहे हैं, क्या चीज़ उद्देश्य हमारे, क्या हमारे लक्ष्य हैं जिन्हें हम प्राप्त करना चाह रहे हैं, जिससे ये स्पष्ट हो जाता है कि हमारा संविधान किस तरीके का है। अब हम करेंगे इसकी व्याख्या। प्रस्तावना द्वारा निम्नलिखित बातों का प्रतिपादन किया गया है। प्रस्तावना में कहा गया है कि हम भारत के लोग संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्म अर्पित करते हैं। प्रस्तावना इस बात पर ध्यान देती है कि अंतिम जो सत्ता है वो किसके पास है, जनता में निहित है, तथा जनता ने ही संविधान को अधिनियमित और अंगीकृत किया है। तो एक तरीके से हमारा जो संविधान है वो किसके द्वारा बनाया गया है और किसके लिए बनाया गया है, जनता के लिए ही है और जनता के द्वारा ही उसे अंगीकृत किया गया है। अब यहाँ ये प्रश्न उठता है कि जनता के संविधान का निर्माण में कितना हाथ था, कि जनता ने इस संविधान का निर्माण किया था। क्या संविधान सभा जनता की प्रतिनिधि संस्था थी? ये प्रश्न आलोचक उठाते भी हैं कि संविधान सभा, लेकिन संविधान सभा का निर्वाचन वयस्क मत अधिकार के आधार पर नहीं हुआ था। क्या ये सच्चे अर्थों में एक जनता की प्रतिनिधि सभा थी? अगर हम ये कहें कि उस अर्थ में तो नहीं थी कि जनता के द्वारा इसका निर्वाचन भी नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी संविधान सभा के गठन पर विचार करने से स्पष्ट हो जाता है कि भारतीयों की एक पूर्ण प्रतिनिधि संस्था थी संविधान सभा। उसमें सभी दलों, वर्गों और विचारों के लोगों का प्रतिनिधित्व प्राप्त था। देश के बड़े बड़े नेता और विचारक इसमें सम्मिलित थे। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि ये जनता की प्रतिनिधि संस्था नहीं थी। संविधान का अनुमोदन लोकमत संग्रह द्वारा नहीं किया गया। इस प्रक्रिया से जनता को संविधान को स्वीकृत या अस्वीकृत करने का अवसर मिलता। अगर हम लोकमत संग्रह करा दें तो जनता उसे स्वीकार या अस्वीकार कर सकती थी, अवसर मिलता। लेकिन उस समय लोकमत संग्रह की प्रक्रिया को अपनाना व्यवहारिक नहीं था। संविधान निर्माताओं को इस बात का पूर्ण विश्वास था कि संविधान को जनता का पूर्ण समर्थन प्राप्त है। यह दावा डॉक्टर अंबेडकर के इन शब्दों से स्पष्ट होती है कि मैं समझता हूँ कि यह प्रस्तावना इस सदन के प्रत्येक सदस्य की इच्छा अनुसार यह स्पष्ट कर देती है कि इस संविधान का आधार जनता है। इसमें निहित प्राधिकार एवं प्रभु सत्ता सब जनता से प्राप्त हुए हैं। अतः ये कहना सत्य है कि भारतीय जनता ने संविधान को निर्मित और स्वीकृत किया है। हम भारत के लोग शब्द का एक अंतर्निहित अभिप्राय ये है कि चूंकि भारतीय जनता ने संविधान को निर्मित स्वीकृत किया है,
इसलिए इसे कोई समाप्त नहीं कर सकता, क्योंकि जनता की जो प्रतिनिधित्व जो कांग्रेस उस समय कर रही थी उसका बहुमत संविधान सभा में था। अतः इसको ये कह सकते हैं कि जनता के द्वारा निर्मित, स्वीकृत और अधिकृत थी, इसे कोई समाप्त नहीं कर सकता था। इसके ख पाठ में ये लिखा गया है, संविधान की प्रस्तावना में भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, लोकतंत्रात्मक गणराज्य कहा गया है। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्दों को जोड़ा गया, क्योंकि जो मूल प्रस्तावना थी उसके अंदर धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द को शामिल नहीं किया गया था। 26 जनवरी 1950 को भारत की अधिराज्य की जो स्थिति थी समाप्त हो गई और वह अमेरिका और स्विट्जरलैंड की भांति एक संपूर्ण प्रभुसत्ता संपन्न गणराज्य बन गया। संपूर्ण प्रभुसत्ता का मतलब है कि वो आंतरिक और बाहरी दृष्टि से पूर्ण रूप से स्वतंत्र था, मतलब उस पे कोई दूसरे राष्ट्र की प्रभुता या आदेश उसके ऊपर लागू नहीं होते थे। वो आंतरिक और विदेशी संबंधों के निर्माण में पूर्ण रूप से अपनी इच्छा के लिए स्वतंत्र था कि वो जो जिस तरह चाहे दूसरे राष्ट्र के साथ संबंध, संधि या जो भी चीज़ें स्थापित करना चाहता है वो कर सकता है। वह सब प्रकार की मर्यादाओं से उन्मुक्त है। इस संबंध में आलोचक ये कहते हैं या आलोचना की जाती है कि सार्वभौमिक राज्य होने के बावजूद भी वह राष्ट्रमंडल का सदस्य था, और जो राष्ट्रमंडल था उसके जो अध्यक्ष थे वो ब्रिटेन के राजा या रानी हुआ करते थे। अब यह है कि ब्रिटेन के राजा और रानी के प्रति विशेष निष्ठा उसके सदस्य के द्वारा रखा जाता था, लेकिन राष्ट्रमंडल की सदस्यता भारत की सार्वभौमिकता के मार्ग में बाधा नहीं थी या उसकी संप्रभुता को किसी भी तरीके से वो समाप्त नहीं करती थी, क्योंकि जो राष्ट्रमंडल है उसकी सदस्यता भी हमने अपनी इच्छा से ली थी, हमें किसी ने बाध्य नहीं किया था। अगर हम किसी भी अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन है उसके सदस्य बनते हैं या कोई उससे का साथ संबंध रखते हैं, तो ये अपनी इच्छा से कोई राष्ट्र रखता है तो वो उसकी संप्रभुता के ऊपर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये एक तरीके से एक ऐच्छिक राष्ट्रमंडल राज्यों का एक ऐच्छिक समझौता था, और ब्रिटिश सम्राट प्रधान भी केवल एक औपचारिक प्रधान थे, वह केवल एक प्रतीक मात्र है। भारत राज्य व भारतीय जनता पर इस निष्ठा के परिणाम स्वरूप कोई बंधन नहीं था। अतः राष्ट्रमंडल की सदस्यता सार्वभौमिक स्थिति में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं पहुंचाती, पर इसे एक संवैधानिक विरोधाभास कहना गलत नहीं होगा। धर्मनिरपेक्ष जो शब्द है संविधान का, हालांकि शुरू से ही संविधान का ये लक्ष्य रहा था कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र होगा, क्योंकि उसका कोई राष्ट्रीय धर्म घोषित किसी भी धर्म को नहीं किया गया था। लक्ष्य तो शुरू से ही था, लेकिन 42वें जो संविधान संशोधन है उसके द्वारा इसे और भी ज़्यादा स्पष्ट व निश्चित कर दिया गया था।